आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक को ब्रेन अटैक भी बोलते हैं, हीमोरेजिक स्ट्रोक। अब ये उन लोगों को तब होता है जब उनकी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाती है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट को। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में जो इन डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वीडियो लेक्चर है, नोट्स है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म की लिंक है उसी के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके ऑफिशियली फार्मेसी इंडिया से जुड़ सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई एकदम से कम होने के कारण आप चक्कर आके गिर जाते हैं, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रोक। तो पहले हम डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक को ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। एक ऐसी इंजरी, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपके ब्रेन को सप्लाई होने वाला जो ब्लड फ्लो है वो एकदम से ब्लॉक हो जाता है, या फिर जो आपकी ब्लड वेसल है वो किसी रीज़न से बर्स्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है आपके ब्रेन को ऑक्सीजन एंड जो न्यूट्रिएंट है वो टाइम पे नहीं मिलता है। एंड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ना मिलने के कारण आपके सेल्स की डेथ होने लगती है और अल्टीमेटली आपका ब्रेन जो है फंक्शन करना स्टॉप कर देता है। अब स्ट्रोक के टाइप्स कितने हैं? पहला है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक इज इस्चेमिक स्ट्रोक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक? एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसके अंदर कुछ क्लॉट बन चुकी है, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ है। अब इससे क्या होगा? मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, ओके, ये आपका ब्रेन है। आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली ये स्पेसिफिक आर्टरी है। अब इस आर्टरी के अंदर अगर कोई ब्लड क्लॉट बन जाती है तो क्या होगा? यहाँ पे तो स्पीड ब्रेकर लगेगा, वो जो ब्लड सप्लाई है वो आगे बढ़ेगा नहीं। या फिर अगर यहाँ पे कहीं पे बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। अब ऐसे कंडीशन में ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन को नहीं होगा तो ब्रेन के जो सेल है वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लगेंगे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, और उसके कारण इस्चेमिया क्रिएट होता है। आपके ब्रेन की जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन है, धीरे धीरे करके डेड होने लगते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और उसी को बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। अब इसका एग्जाम्पल है थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। अगर आपके ब्लड वेसल के अंदर कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन आता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, या अगर कोई एयर फंस जाती है, एयर गैप आ जाता है, मतलब एयर अगर आपके ब्लड वेसल के अंदर इस तरीके से फंस जाती है तो इससे भी आपका ब्लड सप्लाई जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एम्बोलिज्म। तो स्ट्रोक के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। ये सबसे बड़ा इस्चेमिक स्ट्रोक का टाइप है जो मोस्ट कॉमनली 80% केसेस में पाया गया है। दूसरा है हीमोरेजिक स्ट्रोक। अब ये उन लोगों को तब होता है जब उनकी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाती है। जैसे कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली मेन आर्टरी है कैरोटिड आर्टरी। अगर इस आर्टरी के अंदर कोई डैमेज क्रिएट होता है, वो आर्टरी डैमेज हो जाती है, ब्लड वेसल ब्रेक हो जाती है, तो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होने वाला था वो तो नहीं होगा, उल्टा ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने लगेगी, और ये जो ब्लीडिंग है ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करेगी। एग्जाम्पल, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरीज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, और ये जो ज़्यादा वाला ब्लड प्रेशर है ये आपके ब्लड आर्टरीज को डैमेज करेगा, जिससे आपके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा है एन्यूरिज्म रप्चर। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है आपके ब्लड वेसल के अंदर कुछ ऐसा बल्ज क्रिएट होता है, और ये बल्ज अगर रप्चर हो जाता है तो इससे भी ब्लीडिंग होती है। तो ये दूसरा कॉज है जिसमें हीमोरेजिक फैक्टर जो है वो आपकी स्ट्रोक कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा है ट्रांजिएंट इस्चेमिया। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है आपके ब्रेन को टेम्परेरीली ब्लॉक हो जाता है। उसके सिम्टम्स कुछ मिनटों के लिए आपके बॉडी के अंदर रहते हैं, बट उसके बाद नॉर्मल होने लगता है। बट ये जो डैमेज है ये परमानेंट नहीं होता है, बट ये वार्निंग साइन है कि फ्यूचर में आपको बड़ा स्ट्रोक आ सकता है। तो स्ट्रोक आने के बाद जनरली होता क्या है, वो इंसान बेहोश हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है, और कुछ समय के बाद
वो अपने आप में होश में आ सकता है, बट अगर वो मेजर स्ट्रोक अटैक है तो इस कंडीशन में मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। उस इंसान को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, मे बी वो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो स्ट्रोक एक सीवियर सिचुएशन है जिसमें आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई ठीक से ना होने के कारण आपका ब्रेन जो है कुछ समय के लिए शट डाउन हो जाता है, काम करना बंद करता है। तो फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है? तो पहली स्टेप, आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है वो कहीं ना कहीं पे ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट कर रही है। क्यों इंटरप्ट कर रही है? बिकॉज ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक कॉज। इस्चेमिक स्ट्रोक में हो क्या रहा है, आपके ब्रेन को सप्लाई करने वाले ब्लड आर्टरी में क्लॉट बन रही है, और इसी क्लॉट के कारण जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। हिमोरेजिक स्ट्रोक में आपकी ब्लड वेसल बर्स्ट हो रही है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेन टिश्यू आपका कंप्रेस हो रहा है, डैमेज हो रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी। दूसरा कॉज हो सकता है, ब्लड सप्लाई तो ठीक से हो रहा है लेकिन उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है ही नहीं। हाइपोक्सिया और इश्चेमिया जैसी कंडीशन क्रिएट हो रही है। इससे क्या होता है, एनर्जी कम मिलने के कारण आपके ब्रेन सेल्स टायर्ड हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, और अल्टीमेटली ब्रेन का जो फंक्शन है वो फेल होने लगता है। तो एनर्जी फेलियर एंड सेल स्वेलिंग, अगर एटीपी नहीं मिलेगा तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो आपके ब्रेन के अंदर काम नहीं करेगा। इससे क्या होगा, सोडियम एंड वाटर जो है वो आपके ब्रेन के अंदर एंटर करने लगेंगे, और इससे आपके न्यूरॉन्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं एंड साइटोटॉक्सिक एडेमा क्रिएट होता है। जब तक आपके बॉडी में एटीपी की लेवल प्रॉपर है, ग्लूकोज का सप्लाई प्रॉपर है, तो सोडियम आयंस एंड वाटर जो है वो ब्रेन को नरिश करने का काम करता है। लेकिन जब ग्लूकोज ठीक से ब्रेन को अगर नहीं मिलता है तो जो डेफिशिएंसी है उसको कवर करने के लिए ब्रेन के अंदर वाटर जो है वो ब्रेन के सेल्स के अंदर एंटर करने लगता है, जिसके कारण आपके न्यूरॉन जो है वो स्वेल हो जाते हैं। फिर आता है एक्साइटोटॉक्सिसिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्लूटामेट के ओवर रिलीज के कारण आपके ब्रेन के सेल जो है हाइपर एक्साइट हो जाता है, और इस हाइपर एक्साइटेशन के कारण आपके न्यूरॉन जो है कैल्शियम के ओवरलोड को फेस करने की प्रोसेस शुरू करता है। अब कैल्शियम का ओवरलोड जो है वो कुछ फ्री रेडिकल्स बनाता है और आपके एंजाइम्स को डैमेज करता है, जिससे ब्रेन का जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं पे अफेक्ट होता है। तो एक तो ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से नहीं है, एनर्जी फेलियर हो रहा है, या फिर एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो रही है। ये कुछ कॉज है जिससे स्ट्रोक इनिशिएट हो सकता है। और भी स्टेप्स हैं, जैसे कि ब्रेन के अंदर अगर इम्यून सेल्स के जो सेल्स है जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, अगर ये किसी रीज़न से आपके ब्रेन सेल्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं तो इससे भी आपके ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और इससे फर्दर क्या होता है, ब्रेन के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है एंड ब्लड फ्लो जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ब्लड सप्लाई, वेस्ट रिमूवल, इन प्रोसेसेस के कारण आपकी ब्रेन के जो सेल्स हैं वो इरिवर्सिबली डैमेज होने लगते हैं एंड विद इन कुछ मिनटों में उनकी डेथ होने लगती है। और ये जो डैमेज है ये परमानेंट हो सकता है, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपका ब्रेन जो है अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करना भी बंद करता है। जैसे कि मोटर कॉर्टेक्स एरिया आपका फेल हो गया तो आपको पैरालिसिस आ सकता है, स्पीच सेंटर अफेक्ट हो गए तो आपको बोलने में दिक्कत होगी, सेंसरी एरियाज अगर अफेक्ट होते हैं तो आपका विजन लॉस एंड नमनेस होती है, आप टच सेंसेशंस को महसूस नहीं कर पाएंगे। फिर आता है ब्रेन स्टेम, यहाँ पे आप कोमा में भी जा सकते हैं या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली इन सब के पीछे कारण एक ही है, आपके ब्रेन को सप्लाई होने वाला जो ब्लड है वो किसी ना किसी रीज़न से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, और इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपके ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे और ब्रेन सेल डेड हो रहे हैं। तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसके पीछे कॉजेस और रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि मेन कॉज है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की स्टेज में है तो फिर आपको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेनी चाहिए ताकि आपके ब्रेन को कोई तकलीफ ना हो। डायबिटीज़ में भी हाई ग्लूकोज लेवल जो है आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी आपके ब्लड आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल के कारण फैट्स का, बैड कोलेस्ट्रॉल का जो डिपॉजिशन है वो आपके आर्टरीज के अंदर बढ़ने लगता है, और ये भी एक कारण है हाइपरटेंशन के लिए। फिर आता है हार्ट डिसीजेस। कुछ कंडीशंस में अगर किसी इंसान को अट्रियल फिब्रिलेशन है या वाल्व्स की प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो सकता है।
एंड एज के साथ या फैमिली हिस्ट्री में भी अगर स्ट्रोक की प्रॉब्लम है तो ये जेनेटिकली एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र हो सकती है। सो दीज आर द कॉजेस एंड सम रिस्क फैक्टर जिससे आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं पे रुक रहा है, और इसके कारण से सेम पॉइंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे। तो स्ट्रोक की ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी इसी एक पॉइंट के अराउंड घूमती है कि आपके ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो किसी ना किसी रीज़न से कम हो चुका है। एक तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा है, जिसके कारण आपके ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे और ब्रेन सेल्स धीरे धीरे करके डेड हो रहे हैं। तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? तो ट्रीटमेंट में पहले तो हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स को यूज़ करेंगे, जिन्हें हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं। ये 3 से 4.5 घंटे में अपनी एक्शन को शुरू कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। दे आर यूज्ड इन इस्चेमिक स्ट्रोक विद इन 3 to 4 आवर्स ऑफ ऑनसेट। अब इसमें क्या होता है, अल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, टेनिक्टिप्लेज, ये मेडिसिन आपके ब्लड वेसल के अंदर जो क्लॉट बन रही है उसे ब्रेक करने का काम करते हैं। इससे क्या होता है, आपका ब्लड सप्लाई जो है वो स्मूथ होने लगता है। आप ब्लड थिनर्स में एस्पिरिन, हेपारिन को भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके ब्लड को कंटिन्यूसली लिक्विड स्टेट में मेंटेन रखेंगे और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की प्रोसेस को कुछ समय के लिए डिले कर देंगे। एंड जो भी आपके आर्टरीज के अंदर मेजर क्लॉट्स हैं, अगर इन ट्रीटमेंट्स के बावजूद अगर वो नहीं निकलते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप थ्रोम्बेक्टॉमी कर सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू आपके क्लॉट को रिमूव करते हैं। तो ये तो पहली स्टेप थी जिसमें हमने क्लॉट्स को ब्रेक कर दिया। दूसरी स्टेप है हेमोरेजिक स्ट्रोक में आप सर्जरी की मदद से क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं एंड आपके ब्लड वेसल को रिपेयर कर सकते हैं। एंड और एक कॉज है जो है हाइपरटेंशन। तो आपको यहाँ पे ब्लड प्रेशर को मैनेज रखना है, कंट्रोल करना है, हेल्दी डाइट कंज्यूम करना है, सॉल्ट को जितना हो सके सॉल्ट को अवॉइड करना है, एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए। एंड फिर लास्ट है फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी, जिससे कि आपकी जो मोटर कॉर्टेक्स रीजन की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो आपकी ठीक हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान रिगार्डिंग स्ट्रोक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या है, उसके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसके कॉजेस क्या है, रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं और उसे ठीक कैसे करेंगे, इन चीज़ों के बारे में बात की। ऐसी मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मेसी इंडिया से जुड़े रहिए। फार्मेसी इंडिया आपके लिए लेकर आया है कुछ स्पेशल कोर्सेस जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। जीपैट के लिए है अर्जुना 2.0, ये फुल 1 ईयर प्रोग्राम होता है। फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए है ऑल इंडिया फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स एंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। इनमें आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड क्लासेस, हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी। थैंक यू।